सिद्धि स्थान का हमारा 6th चैप्टर है वमन विरेचन व्यापद सिद्धि। तो इसमें वमन विरेचन से जो व्यापद होंगे उनके बारे में बताया गया। सबसे पहले 4 नंबर श्लोक में देखिए आप, 4 नंबर श्लोक हिंदी में देखिए, ग्रीष्म वर्षा हेमंत ऋतु क्रमशः अधिक उष्ण, अधिक वर्षा वाली, अत्यधिक शीत होती है। इन ऋतुओं के मध्य में हाईलाइट करना प्रावृत, शरद और वसंत, ये 3 ऋतुएं साधारण हाईलाइट कर लीजिए। आपको पूछेंगे साधारण ऋतुएं कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं हमारी। कौन सी? प्रावृत, शरद और वसंत। साधारण क्यों बोला गया? क्योंकि हर चीज इनमें नॉर्मल है। मतलब जैसे वसंत है तो उसमें थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, इतनी नहीं लेकिन नॉर्मल होती है। इसी तरह शरद है, उसमें थोड़ी सी गर्मी होती है। प्रावृत में वर्षा थोड़ी होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती, थोड़ी बहुत। तो ये साधारण ऋतुएं बताई गई हैं जिनमें टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। इनमें क्या होता है, गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, हेमंत में ज्यादा सर्दी हो जाती है, वर्षा ऋतु में तो वर्षा होगी होगी। तो इस तरीके से तो प्रावृत, शरद और वसंत, ये साधारण जो ऋतु है वो 3 बताई गई हैं। फिर है हमारा 5 नंबर श्लोक में, आप देखिए यहाँ पे बताया गया संशोधन के योग्य ये ऋतुएं हैं जो प्रावृत, शुचि, नभोगेय, यानी जो शुचि और नभ है इनसे मिलके बनती है प्रावृत। ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। हम जब सुश्रुत संहिता में पढ़ते हैं वहां तो पढ़ते हैं ना, आषाढ़ श्रावणो प्रावृत इति, ऐसे करके। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, प्रावृत किसको बोलेंगे? सूची और नभो को। आप यहीं इसके आगे लिख लीजिए याद करने के लिए, यानी प्रावृत का प्र लिखा, फिर लिख लीजिए शून, शू, सूची का शू और नभ का न, प्रशून से याद रखना। प्रावृत में सूची और नभ इंक्लूड होता है। फिर शौश लिखिए, 21 वाला जो श लिखा है, 21 जैसा जो होता है, श, ऊ और श, मतलब शरद ऋतु किससे मिलके बनी होगी? ऊर्ज और सह से। ऊर्ज और सह से मिलके बनती है हमारी शरद ऋतु। फिर लिखिए तय, मैं और वह, तमव, मतलब तपस्या और मधु से मिलके बनती है हमारी वसंत ऋतु। तो इन्हीं 3 ऋतुओं में क्या करना चाहिए? संशोधन कराना चाहिए। साधारण ऋतुओं में आप शोधन कराते हो तो प्रशून यानी प्रावृत, शून, सूची और नभ। फिर शौश मतलब शरद ऋतु, ऊर्ज और सह से। तमव मतलब वसंत ऋतु हमारी बनी है किससे? तम से। तम का मतलब तपस्या और मधु से। नेक्स्ट है हमारा विमर्श में, देखिए आप इसी के नीचे जो विमर्श लिखा है उसकी 2nd लाइन में, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को वायु को दूर करने के लिए प्रावृत ऋतु में बस्ती, शरद में विरेचन और वसंत में वमन कराना चाहिए। नेक्स्ट है 7 नंबर श्लोक। 7 नंबर श्लोक के लास्ट 3 वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, स्नेहनम च अंते प्रयोजित, यानी वमन आदि कर्मों के बीच बीच में एक तो आप स्नेहन स्वेदन कराते हो, और फिर जब वमन आदि कर्म ये हो जाएं तब आपको अंत में उसको स्नेहन व्यक्ति को कराना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला 8 नंबर श्लोक में, विरेचन के लिए वर्ज्य कौन है? हिंदी में देख लीजिए, विसर्प, पीड़िका, शोथ, कामला, पांडु रोग, आघात से पीड़ित और विष से पीड़ित रोगियों को जिनका अधिक स्नेहन हो गया। वैसे तो आप पांडु में देते हो उसको विरेचन, कामला में भी बताया गया मृदु विरेचन के लिए, ठीक है, इन सब में दे सकते हो। लेकिन इन व्यक्तियों में अगर ज्यादा स्नेहन हो गया, अत्यधिक स्नेहन होने पर विरेचन आप उनको नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर श्लोक में, देखिए 9 नंबर श्लोक हिंदी में इसकी 2nd लाइन में, जिन व्यक्तियों मतलब जिनका ज्यादा शरीर अति स्निग्ध हो गया उनको स्नेह विरेचन आपको कभी नहीं देना चाहिए। स्नेह से उत्कृष्ट या अधिक स्नेह में जिन व्यक्तियों के दोष उभर गए हैं उन दोषों को निकालने के लिए रुक्ष विरेचन दे। पता है हमें, ज्यादा स्नेहन अगर किसी का हो गया तो आप स्नेह तो एकदम ऐसे अब निकाल नहीं सकते कि नॉर्मलाइज कर दो आप उसको। तो जब आपको विरेचन देना भी पड़े उनमें तो कैसा देना चाहिए? रुक्ष विरेचन देना चाहिए। फिर है हमारा नेक्स्ट पेज पे आइए आप, 13 नंबर श्लोक हाईलाइट कर लीजिए। 13 नंबर श्लोक आपने पूरा हाईलाइट किया। क्लिष्टम वासो यथो उत्क्लेशः मल संशोध्यते अम्बसा, स्नेह स्वेद तथा उत्क्लेश शोधते शोधनेर मला। जैसे कि जिस प्रकार अब कपड़ा है कोई जो खराब है, कपड़ा मतलब मैला हुआ हुआ है, उसके आप ऊपर क्या लगाते हो? पहले साबुन लगाते हैं ना आप कपड़े धोने के लिए,
लगाते हैं, उससे क्या होगी, वो जो मैल है वो और ज्यादा उभर जाती है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, आप पानी से निकालते हैं उस कपड़े को, पानी में से निकाल देते हो तो वो साफ हो जाता है बिल्कुल। उसी तरीके से स्नेहन और स्वेदन, ये जो हैं, इनके द्वारा दोषों को उभारा जाता है, बढ़ाया जाता है एक तरीके से। उभारने के बाद आप उसको औषध देते हो, संशोधन औषध, मतलब चाहे वो वमन कारक हो, विरेचन कारक हो, वो औषध देते हैं। उस जो औषध है उससे अब ये दोष क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे स्नेहन, स्वेदन और शोधन से क्या लाभ होगा, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर श्लोक में देखिए आप, राइट पेज पे हिंदी में ही हम हाईलाइट कर लेंगे, अजीर्ण में संशोधन सेवन करने से हानियां। मतलब जिसको अजीर्ण है और आपने उसको संशोधन दे दिया तो क्या होगा उससे। सेकंड लाइन में देखना, वमन विरेचन द्रव्यों का सेवन करा दिया जाए, हाईलाइट कर लीजिए, ग्लानि बढ़ जाएगी और विबंध हो जाता है, पेशेंट को ग्लानि होगी और विबंध होगा। और थर्ड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, वमन द्रव्य पिलाया हो तो उसे विरेचन, यदि विरेचन द्रव्य पिलाया हो तो उसे वमन हो जाता है। यानी अजीर्ण अवस्था में वमन और विरेचन आप पेशेंट को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी या तो ग्लानि बढ़ जाएगी और उसको जो है वो विबंध हो जाएगा, और अगर आपने वमन द्रव्य पिलाया तो मे बी वो विरेचन के फॉर्म में निकले, उसको विरेचन द्रव्य दिए तो वमन की फॉर्म में निकल सकता है। नेक्स्ट है हमारा मात्रा युक्त औषध है, जो उसका लक्षण बताया 15 और 16 नंबर श्लोक में। 15 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को आपने हाईलाइट किया, अल्प मात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम। यानी अल्प मात्रा में जो दी जाए, मतलब अल्प मात्रा में देने की जरूरत पड़े जिसको, महावेगम, लेकिन वेग अच्छे हों उसके, मतलब अपना काम जल्दी से करने वाली, बहुदोष हरम, ज्यादा दोषों को हरने वाली, सुख कारक हो वो, लघु पाकम सुख स्वादम प्रीणनम व्याधि नाशनम, अविकारो च व्याप्तो न अति ग्लानि करम चयत, ग्लानि आदि नहीं करने चाहिए उसको, गंध वर्ण रसोपेतम विद्यात मात्रावत औषधम, गंध वर्ण रस इन सब से युक्त हो तो मात्रावत औषध उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा देखिए 18 नंबर श्लोक में, 18 नंबर श्लोक हिंदी में देखेंगे, वमन से पूर्व कफ वर्धक आहार, यदि रोगी को कल वमन द्रव्य पिलाना हो तो एक दिन पहले हाईलाइट करना, कफ वर्धक और शीघ्र पचने वाला आहार दें। कफ वर्धक देना है लेकिन जल्दी पच जाए, ऐसा नहीं है कि पचने में ही बहुत टाइम लग गया। और थर्ड लाइन में भी हाईलाइट कर लीजिए, विरेचन द्रव्य अगर पिलाना हो तो आपको द्रव प्रधान यानी लिक्विड दें, लघु दें, अशीत मतलब उष्ण चीजें देनी चाहिए। कफ के उत्कृष्ट होने पर जो है वो वमन द्वारा शीघ्र निकलेंगे और कफ के अल्प होने पर वो विरेचन द्वारा निकलते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 और 20 नंबर श्लोक में, हम हिंदी में देखेंगे इसमें भी, सम्यक वमन व विरेचन के लक्षण। तो आप सेकंड लाइन में देखना, यदि वमन में कफ के बाद पित्त निकले, इस लाइन को अंडरलाइन किया आपने, वमन में क्या होता है, कफ के बाद पित्त निकलता है, और विरेचन में मल्ल पित्त और बाद में कफ निकले और कृशता और दुर्बलता के साथ शरीर में लघुता भी हो जाए, इसका मतलब उचित रूप से दोषों का निर्हरण हुआ है। ऐसे भी इसको हमें क्या है, हमें तो क्रम से याद है ना, क्रमार्थ कफ पित्त अत अनिलश्च, ये हमारा हम क्या पढ़ते हैं कि जो वमन है उसमें ऐसे दोष निकलते हैं हमारा। विरेचन में क्या होता है, पहले विट निकलेगा, विरेचन आप पित्त के लिए देते तो विट के बाद पित्त निकलता है, फिर कफ निकलता है और फिर अंत में अनिल, ऐसे करके बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तर्पण आदि का प्रयोग, 25 नंबर श्लोक है जो उसमें देखिए, 25 नंबर श्लोक हिंदी में देखेंगे उसको, कफ पित्त का यदि पूर्ण रूप से शोधन ना हुआ हो, यानी अल्प शोधन है, तो रोगी मद्य पीने वाला हो, वात पित्त प्रकृति का हो, तो तर्पण आदि का सेवन कराते हैं आप उसको, क्योंकि इन व्यक्तियों को यदि पेया पिलाएगी तो अभिसंध यानी श्रोत्सों को गीला कर देती है। फिर है हमारा 26 नंबर श्लोक में औषध पाक के लक्षण, वमन और विरेचन के लिए आपने पेशेंट को जो औषध दी थी वो पच गई है, अगर उसका पाचन हो गया तो वो क्या करेगी, सेकंड लाइन में अंडरलाइन करना, वायु का अनुलोमन करेगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, भूख प्यास उत्साह, मन की स्वतंत्रता, शरीर में हल्कापन, इंद्रियों में पटुता मीन्स इंद्रियां जो होंगी वो क्या होंगी, लघुत्वा हो जाएगी, उद्गार यानी डकार जो होते हैं उसका आना, ये औषध पाक के लक्षण है। औषध अगर नहीं पची तो इससे अपोजिट लक्षण, मतलब थकावट रहेगी, दाह, अंगों में शिथिलता, चक्कर आना, मूर्छा, सिर में वेदना, ऐसे।
फिर आता है हमारा 28 नंबर श्लोक में औषध की व्याप्ति में कारण, यानी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं मेडिसिन की वजह से वो क्यों कारण है। हमें तो पता है ना मेडिसिन तो अच्छी होती हैं, औषधियां तो हमारी क्या जो भी व्याधि है उनको दूर करने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी औषध देने से कॉम्प्लिकेशन क्यों हो जाती है। तो बोलते हैं कि औषध यदि अकाल में दी हो, टाइम नहीं था, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं दी, अगर आपने अल्प मात्रा में दी, अधिक मात्रा में दी, औषध बहुत पुरानी थी, या फिर अपने जो है वो समान गुण धर्म वाली औषधियों से भावित नहीं थी, और संस्कार अच्छे से नहीं, यानी जो मेकिंग प्रोसेस है उसकी ड्रग की वो अच्छे से नहीं हुआ, इस वजह से औषध की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये 6 कारण बताए हैं यहाँ पे। फिर है हमारा 29 और 30 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे वमन और विरेचन के व्यापक बोले गए हैं 10। कौन से? आधमानम परिकर्तिश्च श्रावो हृदगात्र्यो ग्रह जीवादानम सविभ्रंश स्तंभ सोपद्रव क्लम अयोगात अतियोगात दशेता व्याप्तो मतः। ये आपने हाईलाइट किया 10। फिर है प्रेष्य भेषजम वैद्यानाम वैगुण्याद आतुरस्य च, यानी जो हमारे चिकित्सा के चतुष्पाद हैं इनकी विगुणता की वजह से होते हैं ये 10 व्यापद, वमन और विरेचन वाले। तो ये याद आपको तभी रहेंगे जब आप इनको श्लोक से याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज के टॉप पर लिखिए अति योग। अति योग लिखा आपने, अति योग के आगे एरो करके लिख लीजिए PJV, PJ और V। PJV का मतलब क्या है? आप हिंदी में भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। P का मतलब परिकर्तिका, J का मतलब जीवादान और V का मतलब विभ्रंश। ये जो हमने 10 नाम हमें याद हो जाएंगे जब हम श्लोक याद करेंगे इनका। तो इन 10 में से जो ये 3 है, मतलब परिकर्तिका, जीवादान और विभ्रंश, PJV, ये अति योग की वजह से होते हैं। यानी औषध क्या थी, आपने मृदु कोष्ठी व्यक्ति है, जैसे सपोज आपने उसको ज्यादा औषध दे दी, ज्यादा तीक्ष्ण दे दी, तब अति योग होता है ना। तो अति योग की वजह से होने वाले ये 3 है व्यापद, और बाकी जो 7 बच गए वो हमारे होते हैं अयोग की वजह से। तो देखिए आप 31 नंबर श्लोक में, 31 नंबर श्लोक सेकंड लाइन हाईलाइट कर लीजिए। अयोगो प्रातिलोभ्येन न अल्पम वा प्रवर्तनम, यानी वमन की औषध विरेचन द्वारा निकलने लगे, यानी विरेचन की औषध वमन द्वारा निकलने लगे, या दोष अल्प मात्रा में निकले या बिल्कुल ही ना निकले, तो उसको अयोग आप कहते हो। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर श्लोक। 37 नंबर श्लोक में देखिए, वमनम नैतु दुष्छर्दनम दुष्ट कोष्ठस्य न विरेचनम, इतना हाईलाइट किया आपने। वमनम नैतु दुष्छर्दनम, यानी जिस व्यक्ति को वमन कठिनता से हो उसे आपने वमन द्रव्य पिला दिया, पिलाया हो, और वमन ना हुआ हो, तो अल्प वमन हुआ हो, या फिर वमन से विरेचन हो गया हो, या जो व्यक्ति क्रूर कोष्ठ वाला हो, या विरेचन बड़ी कठिनता से हो गया हो, वह विरेचन द्रव्य आपने पिलाया और ना हुआ विरेचन, या अल्प हुआ है, या वमन हो गया उसका, तो वमन और विरेचन औषधियों का पान उनको पुनः नहीं कराना चाहिए, रिपीट नहीं करना उनको। मतलब आपने वमन कराने के लिए उसको औषध दी, उसको वमन द्रव्य आपने पिला, मतलब वमन कारक द्रव्य पिला दिए, लेकिन वमन हुआ ही नहीं है, हुआ तो विरेचन हो गया, और व्यक्ति क्रूर कोष्ठ वाला है, ठीक है। इसी तरीके से विरेचन औषध दी थी तो विरेचन हो ही नहीं रहा, कठिनता से हो रहा है, बिल्कुल ही ना हुआ हो, या फिर वमन हो गया। ये दो दो तीन तीन कंडीशन जो हैं दोनों की, वमन और विरेचन, अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो उनको दोबारा आपको वमन या विरेचन औषध नहीं देनी है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में मृत्यु कारक होती है अगर दोबारा रिपीट करके आप देते हो उसको। तो नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें देखिए 51 नंबर श्लोक के नीचे हेडिंग है अति तीक्ष्ण संशोधन में चिकित्सा, यानी अगर आप ज्यादा तीक्ष्ण संशोधन करा दो, चाहे वो वमन कराओ चाहे विरेचन कराओ, तो उसकी वजह से क्या जो कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो चिकित्सा क्या करें ऐसी टाइम में। आप देखिए ये जो हिंदी लिखी हुई है, हिंदी एक्सप्लेनेशन है इसकी, इसमें आप ऊपर से 5th लाइन देखिए, 5th लाइन, मधुर द्रव्यों द्वारा शेष औषधियों को वमन द्वारा निकालें,
हाईलाइट करना आगे, वमन का अति योग हो तो मृदु विरेचन, यदि विरेचन का अति योग हो तो मृदु वमन देना चाहिए। आपने हाईलाइट किया, वमन ज्यादा कर रहा है पेशेंट तो मृदु विरेचक दे दो, ताकि जो जो भी दोष वमन में प्रवृत्त हो रहे हैं, ऊपर के मार्ग से निकल रहे हैं, मृदु विरेचन देने पर वो डाउनवर्ड फ्लो करेंगे। इसी तरह विरेचन का अति योग हो गया तो मृदु वमन देना चाहिए। फिर देखिए नीचे से सेकंड लाइन है हमारी लास्ट में, पिच्छा बस्ती को आपने हाईलाइट किया, पिच्छा बस्ती देनी चाहिए, और मधुर औषधियों से पकाए हुए दुग्ध घृत से अनुवासन बस्ती देनी चाहिए, अनुवासन बस्ती। एक बार क्वेश्चन आया था राजस्थान पीजी में, आप वो लिख सकते हैं क्वेश्चन। विरेचन के अति योग में, लिखिए, विरेचन के अति योग में कौन सी बस्ती दी जाती है? विरेचन के अति योग में कौन सी बस्ती दी जाती है? ऑप्शंस क्या है इसके? पहला ऑप्शन है मात्रा बस्ती, नेक्स्ट है अनुवासन, सी ऑप्शन है पिच्छा बस्ती, फिर नेक्स्ट है अस्थापन। मात्रा, अनुवासन, पिच्छा और अस्थापन। तो आप पिच्छा को टिक कर दीजिए इसमें। मतलब बोली तो देखिए अनुवासन बस्ती भी है कि मधुर औषधियों द्वारा पकाए हुए दुग्ध घृत से अनुवासन देनी है, लेकिन सिंगल सिंगल आपको अगर चूज करना हो तो पहले पिच्छा बस्ती के लिए बोला गया कि पिच्छा बस्ती देना लाभकारी होता है, तो पिच्छा बस्ती आप टिक करेंगे। और अगर दो दो चूज करना होता, मतलब दोनों ऑप्शन में होते, तो पिच्छा और अनुवासन दोनों को आप टिक करते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद है हमारा राइट पेज पे 52 नंबर श्लोक में देखिए आप, हाईलाइट करना पहली लाइन को, वमनस्य अति योगे तु शीत अंबु परिसेचेत। वमन का अति योग हो गया तो शीत अंबु, शीतल जल उसके ऊपर छिड़कना चाहिए पेशेंट के ऊपर। फिर देखिए 54 नंबर श्लोक में 54, वमतो अंतः प्रविष्टाम जीवा कवल ग्रह, यानी वमन जब पेशेंट अगर कर रहा था, ज्यादा वमन हो गया उसको, तो यदि पेशेंट की जो जीवा है अंतः प्रविष्ट, अंदर की ओर चली गई, तब आपको क्या करना है? कवल ग्रह को आपने हाईलाइट किया, कवल कराना है पेशेंट को। तो अम्ल आदि जो द्रव्य हैं, स्निग्ध हैं, अम्ल है, लवण है, इनसे पेशेंट को कवल कराने चाहिए। और या फिर जो मनुष्य है जिसकी जीभ पीछे की ओर चली गई, उसके सामने कोई और खट्टी चीजें खाए तो बाहर की ओर आ सकती है उसकी जीवा। फिर देखिए 55 में निसृताम, मतलब बाहर की ओर अगर आ गई है जीवा, वमन के अतियोग की वजह से जब बाहर की ओर आए, तब क्या कर रहे हैं? तिल द्राक्षा कल्कलिप्ता परिवेशित, यानी वमन के अतियोग से अगर जीवा बाहर निकल जाए तो तिल और मुनक्का का कल्क लगा के उसको क्या करना है? आपने अंदर की ओर थोड़ा प्रविष्ट कर देना है। तो दोनों में याद रखिए, अंत्य प्रविष्ट है तो आप क्या करते हो? कवल। बाहर प्रविष्ट है तो लेप लगा के उसको अंदर रख देते हो जीवा को। फिर नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर श्लोक के नीचे देखिए, यहाँ पे जो हमारे बताए गए हैं वमन और विरेचन के व्यापद, उनके कारण लक्षण चिकित्सा भी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आधमान के कारण लक्षण और चिकित्सा में क्या बोला हिंदी में देखिए, शरीर में दोष तो बहुत ज्यादा थे पेशेंट के, रुक्ष था, मंद अग्नि थी, उदावरत रोग से पीड़ित था, और उनको अल्प औषध दे दी। अब आपको ये याद होगा ना अगर कि अति योग वाले कौन से हैं, तो हमने जैसे आपको लिखवा दिया पहले PJV, यानी जो परिकृतिका है, जीवादान है और विभ्रंश, इनमें ही ऐसा आएगा कि ज्यादा आप औषध देते हो। ठीक है, आधमान में क्या था? जो व्यक्ति था उसमें दोष बढ़े हुए थे, उसकी अग्नि मंद थी, रुक्ष थी, उदावर था, उसको आपने अल्प काम करने वाली औषध दे दी है। इनमें अल्प आएंगी सभी अयोग वालों में, अति योग वाले जो तीन है उनमें आप हमेशा ज्यादा ही औषध दोगे, उसकी वजह से होते हैं। इसकी चिकित्सा क्या करें? 60 नंबर श्लोक में देखिए आधमान की चिकित्सा, फर्स्ट लाइन में लास्ट की तरफ, अभ्यंग, स्वेदन, फलवर्ती का प्रयोग, निरहु और अनुवासन बस्ती और उदावरत नाशक जो है वो चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा परिवर्तिका में कारण, 61 और 62 की जो हिंदी है यहाँ देखना, परिवर्तिका के कारण और लक्षण चिकित्सा। जिस व्यक्ति का स्नेहन भली प्रकार करा दिया गया हो, कोष्ठ भारी हो, उदर में साम दोष भरा है, उसे बलवान औषध पिलाई, ज्यादा तीक्ष्ण पिला दी ना तो अति योग होता है। तो
या फिर जिसका क्षीर शाम था, रुक्ष था, मंद कोष्ठ था, थका हुआ था, निर्बल व्यक्ति था, उसको आपने तीक्ष्ण विरेचन दे दिया तो उसकी वजह से क्या परिकृति का रोग होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? 63 इंपॉर्टेंट है परिकृतिका की चिकित्सा। लंघनम पाचनम स आमे, यानी साम दोष है तो लंघन पाचन कराना है। रुक्ष उष्ण लघु भोजनम, रुक्ष उष्ण और लघु भोजन देना है। और बृहणो विधि सर्वम क्षामस्य मधुरस तथा, जो क्षाम है जिनका शरीर बिल्कुल सूख गया है उनको आप बृहण देते हो, बृहण विधियां ही उनको करनी चाहिए। आम दोष है तो लंघन पाचन करो, रुक्ष उष्ण और लघु भोजन। फिर नेक्स्ट है हमारा पिच्छा परिकृतिका की और भी चिकित्सा बताई। 67 नंबर श्लोक है जो, उसमें देखना कषाय मधुरम शीतम, पिच्छा बस्ती को अंडरलाइन किया। शीतल बस्ती या फिर पिच्छा बस्ती आप देते हो। यष्टि मधुकम सेदम व स्नेह बस्ती प्रदापियत, और जो मुलेठी होता है यष्टि मधु, इनसे सिद्ध की हुई जो है वो स्नेह बस्ती भी दी जाती है। तो पिच्छा बस्ती और स्नेह बस्ती को आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हेडिंग परिश्राव में कारण लक्षण और चिकित्सा करके बताया। इसमें आप हिंदी में देखिए, सबसे लास्ट लाइन जो है यानी 6th लाइन है जो हिंदी में, उपद्रव करने वाले दोषों की शांति, इसमें लिखा वमन कराना चाहिए। परिश्राव में क्या वमन कराएं? स्नेहन कराकर पुनः तीक्ष्ण विरेचन औषध देनी चाहिए परिश्राव वाले को। फिर है हमारा 72 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए। 72 की सेकंड लाइन को आपने हाईलाइट किया। जीवाम खाद्यति निसंज्ञो दंतान किटकिटापायनम, यानी क्या करता है? जीवा को खाता है पेशेंट, जीव को अपने काट लेता है। निसंज्ञो यानी अनकॉन्शियस हो जाएगा। दंत किटकिटापयनम मतलब दांतों को किटकिटाता है। तो आप कोई लाइन लिख के देंगे और पूछेंगे कि किसकी यहाँ पे बोला गया है, तो ये हमारा हृदय ग्रह के लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन में होगा ये लाइन, आपको लिख के देंगे, ऑप्शन में होगा अर्दित है, अपस्मार है, हृदय ग्रह है। तो हृदय ग्रह में ये बोला है, कॉम्प्लिकेशन जो बोली वमन और विरेचन की, तो उसमें आया है ये हमारा। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा 77 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी है, यानी अंग ग्रह के कारण लक्षण और चिकित्सा, यानी जो संशोधन औषध पीने के बाद आए हुए वमन और विरेचन के वेगों को रोकता है, तो उससे क्या अंग ग्रह हो जाता है। नेक्स्ट है 78 में देखिए, हाईलाइट करना, अति तीक्ष्णम मृदु कोष्ठो लघु दोषस्य भोजन भैषजम, सॉरी, जीवादान के कारण क्या है? मृदु कोष्ठ था, लघु दोषस्य जिसमें दोष भी कम थे, उसको अति तीक्ष्ण औषध आपने दे दी, तो क्या होगा? वह औषध दोषों को निकाल कर क्या करेगी? दोष तो निकाल देगी, साथ में रक्त को भी निकाल देती है। जीव रक्त यानी शुद्ध जो ब्लड है, शुद्ध रक्त निकलने लगता है, उसको बोलते हैं जीवादान। अब आपको क्या करना है? 79 और 78 में बताया गया, जीवादान और रक्तपेत में डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूर करना चाहिए। मतलब पेशेंट था, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, चाहे उसको अधोम पार्ट से हो रही है या ऊर्ध मार्ग से हो रही है, तो आपको डिफरेंशियली पता होना चाहिए कि जीवादान है वो या रक्त पित्त का रक्त निकल रहा है। तो कैसे करना है आपको? हिंदी में देखिए 4th लाइन में कैसे करते हैं। निकाला हुआ जो रक्त है, जो पेशेंट का निकला हुआ रक्त है, उसको अन्न में मिलाकर क्या करते हैं? कौवे या कुत्ते आदि हैं उनको खाने के लिए देते हैं। अगर वो शुद्ध रक्त था, मतलब फ्रेश ब्लीड हो रहा है, वो शुद्ध रक्त है, तो कौवा या कुत्ता है वो खा लेते हैं उसको, जीव रक्त अगर था। अगर वो रक्त पित्त का रक्त है तो वो नहीं खाते हैं, ऐसा। फिर क्या दूसरे कैसे आपको जानना है? अगर सपोज आपको ऐसे खाने में मिला के नहीं दे रहे, तो और क्या कर सकते हैं? आपने क्या लेना है? जो व्हाइट क्लॉथ है वो उस रक्त में भिगो देना है, फिर उसको सुखा लो। ठीक है, बिल्कुल जब वो सूख जाएगा, अब उसको धोना है आपने, गर्म जल से धो दें। धोने के बाद अगर कपड़ा वी वर्ण हो जाए तो रक्तपित्त है, और कपड़ा धोने पर वह छूट जाए यानी दाग ना पड़े तो शुद्ध रक्त समझना चाहिए, ऐसा चरकाचार्य बोलते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 81 नंबर श्लोक में जीवादान के उपद्रव की चिकित्सा। तो जीवादान अगर हो गया है तो उससे तृष्णा, मूर्छा, मद आदि उपद्रव ये हो जाते हैं, मृत्यु तक हो सकती है। तो इसकी क्या चिकित्सा करें? देखना 3rd लाइन लास्ट में, पित्त नाशक को आपने हाईलाइट किया। श्लोक में वर्ड क्या है? पित्त हरिम, यानी पित्त नाशक चिकित्सा करनी चाहिए जीवादान में। नेक्स्ट है हमारा 83 नंबर जो श्लोक है, उसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। 83 में, तदेव
दर्भः मृदितम रक्तवस्ति प्रदापियेत। रक्तपान, पहले तो बोला रक्तपान का प्रयोग, हेडिंग क्या है, जीते हुए जो मृग हैं, गौ भैंस बकरे, इनके ताजे रक्त को जो है वो पिलाना चाहिए पेशेंट को। फिर इनके जो रक्त हैं उनको कुशा में रखकर क्या करना, रक्त वस्ती देने को बोला है। और आप हिंदी में ही देखिए, ये हिंदी में पहला क्या बोला, पीने को बोला है। फिर देखना आप फोर्थ लाइन में, कुश में रखकर रक्त बस्ती देनी चाहिए, रक्त बस्ती की फॉर्म में भी दे सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के देखिए क्या लिखा है, हाईलाइट करना, शीतल पिच्छा बस्ती और घृत मंड से नुआसन बस्ती, हाईलाइट किया आपने ये। जीवादान में पहले तो उनको बोला कि जो पेशेंट है उसको ब्लड पिलाना है आपने, ठीक है। फिर क्या बोला कि या रक्त बस्ती दे दो, या फिर हाईलाइट किया शीतल पिच्छा बस्ती या फिर घृत मंड से नुआसन बस्ती देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे बोला गया 88 89 के नीचे स्तंभ के कारण लक्षण और चिकित्सा। तो हिंदी की थर्ड लाइन लास्ट में देखना, स्तंभ, अपान वायु की रुकावट, गुदा में जकड़ाहट, गुदा में शूल होगा, थोड़ा थोड़ा मल निकलेगा पेशेंट का स्तंभ में। चिकित्सा क्या करें, इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, लंघन और पाचन कराने के बाद तीक्ष्ण बस्ती या तीक्ष्ण विरेचन देके दोषों को निकालना होता है स्तंभ में। नेक्स्ट है हमारा क्लम के कारण और चिकित्सा। सेकेंड लाइन में देखना, ये जो हमारा श्लोक नंबर 93 है, 93 में दौर्बल्यम अंग सादश्च कुर्यात आशु तद उल्लेखित को आपने हाईलाइट किया। आशु तद उल्लेखित, उल्लेखन का मतलब क्या होता है, वमन कराना, तो शीघ्र वमन कराना चाहिए ऐसी कंडीशन में। क्लम के कारण, और इनमें देखिए हिंदी में स्निग्ध मृदु कोष्ठ वाले को जब आप मृदु औषध का ही सेवन करा देते हो तो औषध कफ और पित्त को उभारकर वायु को रोककर तंद्रा और गुरुता आदि ये क्लम जो है रोग उत्पन्न करती हैं। इसमें दुर्बलता और शरीर में शिथिलता भी हो जाती है, तो ऐसी दशा में शीघ्र वमन कराना चाहिए। फिर उसके बाद लंघन पाचन अच्छा रहता है, फिर तीक्ष्ण संशोधन कराना। आप देखिए यहाँ पे बताया गया विमर्श, जो इसके नीचे दिया हुआ है ना, विमर्श की फोर्थ लाइन लास्ट में देखना, वृद्ध वाग्वट, हाईलाइट कर लीजिए, वृद्ध वाग्वट ने 12 व्यापदों का वर्णन किया है। वृद्ध वाग्वट ने 12 व्यापद बताए वमन और विरेचन के। फिर देखिए इससे एक लाइन छोड़ के लिखा है, यानी ऊपर से जो हमारी 6th लाइन है लास्ट में, सुश्रुत ने 15 व्यापद बताए हैं, सुश्रुत ने 15 व्यापद। तो आप पेज के टॉप पर या बॉटम पर जैसे आपको लिखना हो लिखिए, वमन व विरेचन व्यापद, वमन व विरेचन व्यापद, एरो करके लिखिए CVS, CVS, C के नीचे लिखिए 10, V के नीचे लिखिए 12 और S के नीचे लिखिए 15, CVS। यानी चरक ने वमन विरेचन के व्यापद कितने, 10 बोले। V का मतलब वाग्वट ने कितने बोले हैं, 12, और S मतलब सुश्रुत ने जो है वो वमन विरेचन के 15 व्यापद बोले हैं। तो ये हम सुश्रुत संहिता में तो पढ़ चुके हैं, और आज हम जो है वो चरक संहिता में इसको कंप्लीट कर लिए कि वमन और विरेचन के व्यापद कौन कौन से हैं।